Assalamualaikum. Dear students, in this lecture we are going to discuss different ways in which you can collect data for your essay. एक तो आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर आपको कॉन्सेप्ट नहीं देता। न्यूज़पेपर आपको आइडिया देता है वन लाइनर, और उस वन लाइनर के ऊपर 600 से लेके 800 वर्ड्स तक लिखे होते हैं। तो बेसिकली न्यूज़पेपर की जो राइटिंग है दैट इज कॉल्ड जर्नलिस्टिक राइटिंग, वो एकेडमिक राइटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। एकेडमिक राइटिंग में आपके साथ कॉन्सेप्ट्स शेयर किए जाते हैं, जबकि अखबार की राइटिंग में, जर्नलिस्टिक राइटिंग में आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो एक आइडिया होता है, वो एक फैक्ट एंड फिगर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट हो, उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल हो। लेकिन अगर हम उसको प्लेस करें एस्से के अंदर, तो आपको अगर एस्से राइटिंग में या एकेडमिक राइटिंग में देखा जाए तो जिस चीज़ के ऊपर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा होता है, उस चीज़ के ऊपर आपके एस्से में सिर्फ एक पैराग्राफ होता है। सो आपको वे करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी एस्से राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कितना टाइम अखबार को दे सकते हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि अखबार को पढ़ते हुए किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहिए। बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपकी एस्से राइटिंग के लिए कौन सी किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे अपने नोट्स की बात है, तो मैंने अपने नोट्स के अंदर हर किताब में से जो आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ उसमें से सिलेक्टिव रीडिंग्स निकाली हैं। आप उन रीडिंग्स को गो थ्रू कर सकते हैं और आप उनको गो थ्रू करके आपके पास एक अपनी जो मेरी जो रीडिंग्स है उसमें से आपका एक अपना कैटलॉग बन जाएगा, आपके अपने नोट्स होंगे जिन्हें आप मेमोराइज कर सकते हैं। बट लेट्स से यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ द रियल बुक, आपको असल किताब चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कुछ किताबें हैं जिनसे आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, तो मैं आपको इस लेक्चर में उन बुक्स के बारे में बताऊंगी। बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। न्यूज़पेपर इज व्हाट यू ऑलरेडी हैव, यू कैन बाय योर ओन कॉपी और यू कैन सब्सक्राइब टू अ न्यूज़पेपर और आप उसको देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसकी क्लिपिंग निकाल सकते हैं और उसकी क्लिपिंग को आप अपने रजिस्टर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं रेलिवेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स से यू हैव अ सेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस दस्ते के अंदर आप जो भी चीज़ डेमोक्रेसी से रेलिवेंट अखबार में आ रही है, आप चाहे तो उसका पैराग्राफ नोट कर लें, चाहे तो अखबार में से क्लिपिंग लेके आप उसको अलग से पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात किताबों की, तो देयर आर सम बेसिक बुक्स दैट यू नीड फॉर डेवलपिंग एक्सप्रेशन। जब हम एस्से की बात करते हैं तो सबसे अच्छी किताब और सबसे हाईली रिकमेंडेड बुक है अनपॉपुलर एस्सेज बाय रसल। बहुत अच्छी किताब है और लॉन्ग एस्से जिसे कहते हैं, रसल ने बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है। रसल को पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको प्रेसी और कॉम्पोजिशन के अक्सर जो पैराग्राफ प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं वो रसल में से आते हैं। सो इफ यू आर फेमिलियर विद अ राइटर एंड यू हैव गॉन थ्रू different writings by a person who is known for his academic writing, then you are in a better position to attempt those questions in your paper. So not only you will be preparing for your essay paper, but you would also be getting ready for your pressy and composition paper. रसल की किताब बहुत अच्छी है, अनपॉपुलर ऐसे ये किताब बहुत it's very reasonable, it's very economical. So I think आपको 100-150 रुपए में ये किताब मिल जाएगी। वैसे इसमें से हम जिस एस्से पे काम करते हैं वो आइडियाज है, वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इट्स अ वेरी गुड एस्से, इट्स अ लॉन्ग एस्से और हम उसके ऊपर काम करते हैं। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन गो थ्रू द होल बुक। रसल के बाद जो हमारे पास दूसरा राइटर आता है वो है विल ड्यूरेंट। फॉलन लीव्स इज अ वेरी गुड बुक। फॉलन लीव्स इस तरह से एक अच्छी किताब है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, लेकिन ये बहुत जनरल है। सो आपको पता चलता है ऑन वॉर, सो यू नो व्हाट अबाउट वॉर, यू नो अबाउट एजुकेशन, एंड देन देयर इज अ एस्से ऑन रिलीजन एंड मोरालिटी। सो ये ड्यूरेंट की लाइफ का क्रक्स है, जो कुछ भी उन्होंने लर्न किया, और उनकी आखिरी किताबों में से एक है जिसमें उनके रिफ्लेक्शंस हैं। सो रिफ्लेक्सिव एस्से इस किताब में भी और ड्यूरेंट ये रसल की किताब में भी आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्सिव एस्से भी मिल जाता है। और रसल के तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेंट में आपको हिस्ट्री मिल जाती है, बहुत अच्छी राइटिंग है। ड्यूरेंट रसल के मुकाबले में कंपैरेटिवली ईजियर राइटर है, जो आपको पढ़ने में आसानी होती है। इसमें दो एस्सेस बहुत अच्छे हैं, ऑन एजुकेशन एंड ऑन वॉर। ये दोनों एस्से मैंने आपके नोट्स में शामिल किए हुए हैं। वैसे ड्यूरेंट की एक और किताब है द प्लेजर्स ऑफ फिलॉसफी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, यू कैन गो थ्रू इट, बट दैट इज मोर लाइक इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम है और आपको रीडिंग का शौक है, यू कैन गो थ्रू एनी बुक दैट यू लाइक, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू
while preparing for competitive exam कि आप उस थोड़े से अरसे में बहुत सारी किताबों को go through करें. That is why excuse me. That is why in my previous lecture I asked you and I persuaded you to go through the reviews of the book. ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप शॉर्टकट को फॉलो करें, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास एक गोल है, आपको उसको अचीव करना है, so why don't adopt a way which consumes less time. ठीक है, so बाकी किताबें जिनका आप रिव्यू देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ किताबें हैं जिनका जो आपके पास होनी चाहिए. K.K. Aziz is my favorite writer. When we talk about Pakistani writers, K.K. Aziz is certainly my favorite. और अगर मैं English authors की बात करूँ तो Mill is my J.S. Mill is my favorite writer. Very his writing is so profound. It's so good and it's so academic and it's standard. तो जिसे हम standard writing कहते हैं वो हमें Mill में मिलती है, रसल में भी मिलती है. There is no doubt about it. But my personal favorite is Mill. K.K. Aziz बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन वही बात है कि हमें पर्सपेक्टिव कौन सा चाहिए. So आपको CSS में जो पर्सपेक्टिव चाहिए वो द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का चाहिए. इसमें कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे इसका है द कल्चरल फैक्टर. It's such a relevant chapter for you when you are talking about Pakistan. So आपको वो चाहिए द कल्चरल फैक्टर. इसी तरह इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है जिसमें नेशन, नेशनैलिटी और नेशनलिज्म की बात करता है. दोनों बहुत अच्छे हैं. दोनों को ही मैंने आपके नोट्स के अंदर शामिल किया है, लेकिन ये किताब आपको पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी चाहिए. सो जब आप इस किताब को देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपको एस्से में भी हेल्प आउट करेगी. तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की अगर आप हिस्टोरिकल बात करेंगे तो K.K. Aziz, और अगर आप करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्राइसिस फेस कर रहा है, सो आपको जो किताब चाहिए वो है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस बाय मलीहा लोधी, बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट. This book is a compilation. So मलीहा लोधी ने एक्चुअली कंपाइल की है डिफरेंट लोगों के एसेस और उनको इस किताब में आपके लिए इकट्ठा किया है. किताब की अच्छी बात यह है कि जो आपको पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेट का पर्सपेक्टिव चाहिए, आपको जो एक पाकिस्तानी होने के नाते एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए, वो आपको इस किताब में मिलता है. So पाकिस्तान के जो भी लूप्स एंड होल्स हैं उनको पॉजिटिवली इस किताब ने हैंडल किया है. जैसे कि हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, वी टेक दीज थिंग्स एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट. लेकिन मोहसिन हामिद जब लिखता है व्हाई पाकिस्तान वुड सर्वाइव, तो वो आपको बताता है कि हाउ पॉपुलेशन कुड बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान, हाउ डाइवर्सिटी कैन ऐड इनटू द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर पाकिस्तान. दिस इज अ वेरी गुड बुक. ये ऐसी किताब है जो आपको पूरी पढ़नी चाहिए. लेकिन जहाँ तक मेरी रिकमेंडेशंस की बात है तो इस किताब में से एजुकेशन एज अ स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव, रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस, मोहसिन हामिद का ऐसे व्हाई पाकिस्तान वुड सर्वाइव, इसका इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड. एंड देन आयशा जलाल का ऐसे है इसमें पास्ट एज प्रेजेंट. ये सारे एसेस बहुत अच्छे हैं. यू शुड गो थ्रू इट. इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द राइट पर्सपेक्टिव अबाउट पाकिस्तान. ये बुक आपके पास होनी चाहिए. मेरे पास इन बुक्स की पीडीएफ्स भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो बुक्स को इकट्ठा करने में. अच्छा, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, सो हमारे पास ये किताब है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड. रियली सॉरी फॉर द बुक बट बिकॉज आई रीड माई बुक्स. तो ये किताबें यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको शो ऑफ किया हुआ है. आई कॉन्स्टेंटली गो थ्रू देम और मैं अपने नोट्स भी बना रही होती, तो ये बेचारा इसका जो टाइटल पेज है खराब हो गया. So global politics is a very good book. Andrew Haywood is a fantastic writer. His approach is very good, very profound, standard. और जो ideas share करने हैं वो बहुत अच्छे ideas हैं. Ideas बहुत relevant है, बिल्कुल biased किताब नहीं है. Language बहुत अच्छी है. And it gives you that concentrated reading. तो अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें और points बनाना शुरू करें तो आपको realize होगा कि हर लाइन में से कितने points बनते हैं. सो हमारा जो अगला लेक्चर है वो यही है कि समरी और आउटलाइनिंग क्या होती है. जो हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो कौन से दो तरीके हैं जिससे हम याद रख सकते हैं कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या है. सो वो दोनों तरीके हैं, आउटलाइन और समरी. सो अगर हमने आउटलाइनिंग और समरी करनी हो तो हमें एंड्रयू हेवुड में आइडिया होता है कि राइटर जो चीज़ें लिख रहा है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी डाइवर्स हैं. फिर हमारे पास ये किताब है सोशियोलॉजी बाय मिशोनी. जिन बच्चों का सब्जेक्ट है ऑप्शनल सोशियोलॉजी, दे मस्ट बी फेमिलियर विद द बुक. ये किताब जो है ये आपको एज अ बेसिक बुक पढ़ाई जाती है सोशियोलॉजी की. लेकिन जब हम एस्से की बात करते हैं तो एस्से के अंदर
मुआशरे की बात होती है। अगर हम जेंडर की बात करें, फैमिली की बात करें, क्राइम की बात करें, हम ओल्ड एज की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, मॉडर्निटी की, किसी भी चीज की आप बात कर लें, वो बात मुआशरे की होती है। और जहाँ पे हम मुआशरे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक डिसिप्लिन आता है जिसे कहा जाता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की जो किताब होती है वो प्री रेक्विजिट है आपके लिए अपने एस्से को तैयार करने का। हर एस्से सोशियोलॉजी का सवाल होता है। सोशियोलॉजी की किताब पढ़ेंगे तो आपका एस्से जो है वो पार होगा। ये किताब आइडियली आपके पास होनी चाहिए। मैंने ये किताब मेरा पहले 2000 की किताब ली थी, लेकिन आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, इससे सस्ते वर्जन भी मिल जाते हैं। यहाँ उर्दू बाजार में तो 700-800 रुपये की मिल जाती है। मुझे नहीं पता कि अगर आप ऑर्डर करें तो उसके ऊपर वो कोई सरचार्ज लगाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन आप इल्मी बुक डिपो वालों को फ़ोन भी कर सकते हैं, वो आपको बुक्स पार्सल भी कर देते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर वेंडर्स जो कि आपको किताबें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं डेटा की। सो मैंने आपसे अभी ये कहा कि आपको डेटा के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर बहुत इफेक्टिव है। न्यूज़पेपर में मटीरियल होता है, डेटा आप वहाँ से इकट्ठा करते हैं और कॉन्सेप्ट आप किताब से लेते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपने डेटा ढूंढना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये अभी इसी साल का 18-19 का सर्वे आया है। इसमें आपको सारे लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा लिटरेसी रेट कितना है, आदमियों में कितना है, औरतों में कितना है। अब ये नहीं होगा कि आपको बार पड़े तो किसी ने लिख दिया कि जी 57% है, किसी और ने लिख दिया जी 58% है, कोई लिख रहा है 55% है। आपने इसमें से देखा, आपको पता चला कि मेल लिटरेसी रेट जो है दैट इज 57%। सो नाउ यू नो कि आदमियों में 57% है, दिस इज ऑथेंटिक। इसी तरह आपको डेमोग्राफी के ऊपर पूरा सर्वे मिलेगा, आपको एजुकेशन के ऊपर मिलेगा, आपको एक्सपोर्ट्स के ऊपर मिलेगा। दिस इज द राइट बुक। इसकी भी PDF मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दूंगी। बाकी जो आपके एस्से के फोल्डर्स हैं उनके अंदर मैंने इसको सेपरेटली तो लगा ही दिया है इकोनॉमिक सर्वे को, ताकि आप इसमें से फायदा उठा सकें। लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपका पाकिस्तान के बारे में आ गया। व्हाट अबाउट इंटरनेशनल डाटा, हाउ यू आर गोइंग टू गैदर इट? जब हम इंटरनेशनल डाटा की बात करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, वो है यूनाइटेड नेशंस। आप यूनाइटेड नेशंस पे चले जाएं, आप वर्ल्ड बैंक पे चले जाएं, आप UNDP पे चले जाएं, आप जिस मर्जी फोरम पे जाएं जो कि यूनाइटेड नेशंस का, आपको वहां पे उनकी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रिपोर्ट्स मिलती हैं। जैसे आप UN की वेबसाइट पे जाएं तो आप पाकिस्तान को खोलें, अच्छा आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप पाकिस्तान को खोलें, आपको पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पूरी केस स्टडी मिल जाएगी। आप पाकिस्तान को जाके खोलें तो आपको UNDP में जेंडर के ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको पानी में मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डाटा इकट्ठा करने के लिए। डाटा आपका वहां से इकट्ठा होगा। अगर आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं एंड यू वांट टू नो द बैकग्राउंड, किसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, लेट्स से डेमोक्रेसी, लेट्स से टेररिज्म, एनी टॉपिक, you have to use Britannica Encyclopedia। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया वो वेबसाइट है जो कि आपको हर चीज के बारे में बताती है। और क्योंकि ये इंसाइक्लोपीडिया है, दिस इज नॉट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आपको लफ्ज का मानी बताती है, इंसाइक्लोपीडिया आपको उस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन देता है, उसकी बैकग्राउंड देता है, आपको हर चीज समझाता है। सो आपको जो सोर्स चाहिए वो है इंसाइक्लोपीडिया। सो अगर आप इंसाइक्लोपीडिया को अप्रोच कर रहे होंगे तो एक्चुअली आपके पास फिर ये पोजीशन है जहां पे आप इंसाइक्लोपीडिया को देख के तो आप उसमें से पूरी की पूरी टर्म की हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, BBC आर्काइव्स इज आल्सो वेरी गुड, यू कैन यूज इट। और अखबार की जब हम बात करते हैं तो अखबार के एडिटोरियल्स और कॉलम्स जो होते हैं वो भी आपको डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। बट दैट इज हाउ दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स दैट आई यूज। एंड देन यू शुड आल्सो नो कि देयर आर सम राइटर्स दैट यू कैन फॉलो, लाइक वी हैव मुनीर अकरम, वी हैव डॉक्टर फरूख सलीम, both of them are very good writers। स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखते हैं, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। एडिटोरियल्स भी अच्छे होते हैं, आप उनका डाटा यूज कर सकते हैं। बट यू नीड टू मेक योर ओन डाटा, यू नीड टू हैव योर ओन नोट्स। सो मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं मैंने यही सोच के बनाए हैं कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो आपका लेवल अप करेंगे, वो आपको इनेबल करेंगे कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, इट वोंट बी एनफ। आपको उसके अलावा भी चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि आपको डाटा अपना लिखना पड़ेगा। तो आपसे बात की जाती है क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो आप उसमें मिसालें दे देते हैं। आपने मिसाल दे दी मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने पाकिस्तान की केस स्टडी दे दी, आपके पास काफी अच्छा मटीरियल है। लेकिन ये जो आपने कॉन्सेप्ट की बात की कि एजुकेशन क्या है,
क्लासरूम क्या है, क्लासरूम क्या करता है, रसल क्या कहता है एजुकेशन के ऊपर, डिसिप्लिन क्या होता है, रेगुलरिटी क्या होती है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है. यू टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग. You have discussed all these things, but you can't prove any of the idea that you have said without adequate statistics, relevant statistics. तो आपको statistics चाहिए हैं. स्टैटिस्टिक्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे. तो अगर आपने फिनलैंड की मिसाल देनी है, आपने ब्रिटेन की मिसाल देनी है, अमेरिका की देनी है, जापान की देनी है, आपको डाटा चाहिए. लिटरेसी रेट का भी चाहिए, उनका थोड़ा सा पास्ट का भी चाहिए. और अगर आपने पाकिस्तान की बात करी है तो भी आपको डाटा चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. एमडीजीज फेल हुए तो हमारे सामने एसडीजीज आता है. एसडीजी में एजुकेशन किस लेवल पे है, एजुकेशन पे क्या काम हो रहा है, हमारी फ्यूचर पॉलिसी क्या है, पॉलिसी का आउटकम क्या होगा, एजुकेशन हेल्प आउट कैसे कर रही है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल से बाहर कितने बच्चे हैं, औरतों में क्या रेशियो है, लड़कियों में ड्रॉप आउट की रेशियो क्या है. ये सारी बातें जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा आप नहीं कर सकते. मैं तो आपको नोट्स के अंदर इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर शेयर कर दूंगी, बट व्हाट अबाउट योर ओन प्रिपरेशन. आपको तो बहुत स्पेसिफिक डाटा मजीद भी चाहिए होगा. और अगर आपको लगता है कि आप ऑल्दो मैंने अपना डाटा इकट्ठा किया है, मैं ये कहना नहीं चाहती कि मेरे डाटा से तैयारी कर लेंगे तो डाटा सफिशिएंट, क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि बस ठीक है मिस ने नोट्स दे दिए तो हमारा काम खत्म हो गया. इवन अगर आपके पास नोट्स आ भी गए हैं तो आपने उसको गो थ्रू करना है. आपने गो थ्रू करके अपने नोट्स बनाने, अपनी आउटलाइन बनानी है. जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है इस सारे टर्मोइल में से बाहर निकलना. हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि कोई बच्चा सीएसएस कर जाता है तो उसके नोट्स आ जाते हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से बुक्स आ जाती है कि भाई फलाने के नोट्स हैं, फलाने के नोट्स हैं. फोटोकॉपियर के पास नोट्स पड़े होते हैं. कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसने तैयारी बगैर नोट्स बनाई की हो. हर चीज को उसने गो थ्रू करके अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया होता है, अपने हिसाब से कैटेगराइज किया होता है. वो कैटेगराइजेशन, वो सम अप करना जो है वो इसेंशियल है आपकी एस्से राइटिंग के लिए. आपके अपने नोट्स होने चाहिए जहां प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन के लिए आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की. तो आप हफ्ते में एक दफा प्रेसिंग करें, एक कॉम्प्रीहेंशन करें, एक ट्रांसलेशन करें. पहले रूटीन में प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप 1 महीने के बाद 2 हफ्ते में एक ट्रांसलेशन करें, एक प्रेसिंग, एक कॉम्प्रीहेंशन करें, फिर आप 1 महीने में एक कर लें, बाद में आप मॉक पेपर्स दे दें. आपकी जिंदगी आसान हो जाती है. लेकिन एस्से में ऐसा नहीं होता. एस्से में यू इनिशियली हैव टू डेवलप अ बेस. तो आप अपनी बेस बनाते हैं कॉन्सेप्ट की, उसके साथ रेलेवेंट डाटा इकट्ठा करते हैं, बट देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड दैट डाटा. और अगर आप उसे अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका डाटा या तो वो प्रीवियस वाला हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है. अगर वो आउटडेटेड नहीं होता तो उसमें कोई रीसेंट डेवलपमेंट हो जाती है, और वो रीसेंट डेवलपमेंट इतनी मैग्नानिमस होती है कि उसके बगैर आप ऐसे नहीं कर सकते. ये वैसे ही है जैसे उर्दू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई तो सीएसएस का जो पेपर सेटर था उसने इम्तिहान में आपसे पूछ लिया कि उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, द प्लेस ऑफ उर्दू इन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन मेकिंग उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. तो हमारे सामने ये जो एस्से का टॉपिक आया है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी इन टर्म्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ उर्दू लैंग्वेज कि आपको देखना पड़ता है कि भाई ये उसने इतनी बड़ी चीज दे दी. अगर आपको वो डेवलपमेंट पता ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया, वो कितना अरसा था जो गुजरा, कोई चीज तो पहले हुई होगी ना. इट इज नॉट लाइक समथिंग दैट हैपेंड ओवरनाइट. तो उसकी बैकग्राउंड थी, इतने सालों के बाद ये डिसीजन होना था. जब तक आपको वो सर्टेन चीज नहीं पता होगी आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते. सो आपके लिए एस्से राइटिंग के लिए कंटेंट बहुत जरूरी है. कंटेंट में आपके पास 2 चीजें हैं, एक है कॉन्सेप्ट और दूसरी चीज है डाटा, स्टैटिस्टिक्स. कॉन्सेप्ट आपको किताब से मिलेगा. जहां तक डाटे की बात है, डाटे में 2 चीजें हैं, एक चीज है एग्जाम्पल और दूसरी चीज है केस स्टडी. एग्जाम्पल 1 लाइनर होती है, तो आपने एग्जाम्पल दे दी कि फलाने मुल्क के अंदर इतना लिटरेसी रेट है, हमारे मुल्क में इतना. अच्छा, आपने 4-5 मुल्कों की मिसाल दी और पाकिस्तान की मिसाल दे दी. सो ये आपकी एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ है. लेकिन केस स्टडी में क्या होता है कि केस स्टडी में आप जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं आप उसी की बात करते हैं. आप कहते हैं पाकिस्तान में स्टेट ऑफ जो एजुकेशन है ना, दैट इज नॉट वेरी होपफुल. अब आप उस नॉट वेरी होपफुल को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इतने लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा इतने लोगों ने इतनी डिग्री तक पढ़ा हुआ है, इतने लोग जो हैं, इतने बच्चे जो हैं वो स्कूल में हैं, स्कूल से बाहर हैं, इतनी लड़कियां बाहर हैं, ऐसे हो. अब जब आप एक ही मिसाल को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो उसे हम केस स्टडी
फिनलैंड की बात करते हैं एजुकेशन में, तो आपने फिनलैंड के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखना है, इसे हम कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी जो है और डाटा, जो आपके डाटे में केस स्टडी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एस्से में, हर इंटरनेशनल एस्से के अंदर पाकिस्तान एक केस स्टडी होता है। सो आपने पाकिस्तान को इलेबोरेट करना होता है, लाजमी करना होता है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने अपना डाटा जो है वो खुद इकट्ठा करना है, एग्जाम्पल्स में भी और केस स्टडीज में भी। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, वो किताब के बगैर मुमकिन नहीं है। ये जो मैंने आपके साथ किताबें शेयर की हैं, अदर देन दिस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये जो सारी किताबें मैंने आपको पहले बताई हैं, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इनलाइटन करेंगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इम्पार्ट करेंगी, ताकि आपको समझ आए कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, हमारा जो ये लेक्चर है, इसमें हमने बेसिक रीडिंग मटेरियल को डिस्कस किया है। वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, समथिंग दैट यू मस्ट बी टॉट। एंड आई थिंक आई हैव टेकन दिस responsibility because I think that students should be taught about everything. This is all in this lecture. I will see you in another video. Thank you.